दशहरा और विजयदशमी की हमारे तमाम दर्शकों को ढेरों शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं द भारत मित्र। आपके साथ मैं आरती सिंह और मेरे साथ हैं देवेंद्र भैया। देवेंद्र भैया, आपकी तरफ से भी बधाई और शुभकामनाएं होनी चाहिए। बोल दीजिए, क्योंकि आप हमेशा मन में ही बोलते हैं। हमारे सारे दर्शकों को दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं और दशहरे की भी। चलिए देखिए, चूंकि छुट्टी अब छुट्टियां खत्म हो रही हैं। छुट्टियां खत्म हो रही है मतलब स्कूलों की नहीं, कॉलेजों की नहीं, बल्कि जो राजनीतिक गहमा गहमी है उसकी भी छुट्टियां खत्म होने वाली हैं। अब जब आज विजयादशमी है तो अब जब माँ दुर्गा को विदाई दे दी जाएगी तो उसके बाद अब राजनीतिक हलचल तेज होगी। और सिर्फ यहाँ नहीं, यानी झारखंड ही नहीं, बिहार में भी बहुत संभव है कि इस एक हफ्ते में बिहार चुनाव का ऐलान कर दिया जाए, तारीखों का ऐलान कर दिया जाए। और बहुत संभव है कि घाटशिला उपचुनाव, यानी झारखंड में जो घाटशिला उपचुनाव होना है, आपको भी पता है कि पूर्व शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का निधन हुआ और उनके निधन के बाद ये सीट खाली है, उपचुनाव कराए जाने हैं। तो हो सकता है कि इसके लिए भी कोई बिगुल बजे, आशंका है, संभावना है। चलिए, लेकिन हाँ, अब जो इस वक्त हम चर्चा करने वाले हैं वो आपके लिए भी काम की खबर हो सकती है, क्योंकि देखिए ऊहापोह की स्थिति तो चल रही है कि आखिर कौन प्रत्याशी होगा, किस खेमे से कौन चेहरा चुनावी मैदान में जाने वाला है। हम घाटशिला उपचुनाव की बात कर रहे हैं भैया। देखिए, प्रत्याशी, सबसे पहले चलिए ना प्रत्याशी पे ही बात कर ले रहे हैं। क्या लग रहा है, क्योंकि मुझे जो समझ में आ रहा है अब कि सोमेश सोरेन को लेकर के जो बातें चल रही हैं, रमेश सोरेन को लेकर के वो बहुत सारी चीजें अंदर खाने में चल रही हैं। तो उनको लेके क्या आपको लग रहा है कि पार्टी अब रामदास सोरेन के बेटे को लेकर कंफ्यूज्ड है, जेएमएम कंफ्यूज्ड है, या फिर जेएमएम एक नया चेहरा देख रहा है, या फिर गणित कुछ ऐसा लगाया जा रहा है, अभी कुर्मी आदिवासी का जो आंदोलन और विरोध चल रहा है उस हिसाब से कोई ऐसा चेहरा लाया जाए? तो उनके बेटे के नाम को लेकर कुछ कंफ्यूजन है क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता कि उनके बेटे के नाम को लेकर कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि कंफ्यूजन है कि सोमेश सोरेन को एज ए मंत्री उतारा जाए या प्रत्याशी विधायक, विधायक के तौर पे ये चुनाव करना है। और उसका जो सिरा जुटता है कि भाजपा की ओर से कौन होगा। तो वहां की जो परिस्थितियां हैं अब लगातार बदल रही है। आप हम पिछले बार भी चर्चा कर रहे थे, खासकर बीजेपी के चंपाई सोरेन के जो बेटे हैं बाबूलाल सोरेन के बारे में। और इसी मंच पर हम लोगों ने दावा किया था कि बाबूलाल के सोरेन के पास एक ऑप्शन है, चंपाई सोरेन के पास एक ऑप्शन है कि यदि भाजपा उन्हें टिकट नहीं देती है तो वे जयराम महतो की पार्टी से भी उम्मीदवार बन सकते हैं। ऐसी संभावना हम लोग ने व्यक्त की थी। पर जो पिछले 15 दिनों में या एक सप्ताह में जो गतिविधि झारखंड में हुई है, उसके बाद 20 तारीख के बाद, रेल टेका के बाद, उसके बाद कम से कम यह अब साफ हो गया है कि चंपाई सोरेन के बेटे को बाबूलाल सोरेन यदि भाजपा टिकट नहीं देती है तो उनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है कि वे जयराम की पार्टी से अपने बेटे को अखाड़े में उतारे, क्योंकि वो ऑप्शन बंद हो चुका है। आप देख नहीं, लेकिन आपको ये भी बताना होगा कि ये ऑप्शन बंद क्यों। मान लीजिए हम और आप जान रहे हैं, लेकिन आपके इस सवाल का जवाब भी जानना चाहेंगे, बहुत दर्शक होंगे। ये ऑप्शन बंद क्यों हो गया भैया? बंद हो गया ऐसा नहीं करे, बंद हो सकता, बंद होता हुआ मतलब चांसेस नजर आ रहे हैं। इसलिए कि जिस तरह से देवेंद्र नाथ महतो का आपने देखा यहाँ जो विरोध हुआ है सिल्ली में, तो उसके बाद तो जो एक नैरेटिव झारखंड में डेवलप हुआ कि जयराम महतो सिर्फ कुर्मी पॉलिटिक्स कर रहे हैं और आदिवासी समुदाय का जो एक बड़ा चंक उनके साथ जाता हुआ दिख रहा था, यह डेंट लग गया है जयराम महतो को। और आदिवासी समुदाय में जिस तरह सरायकेला से लेकर के आप कह रहे हैं यहाँ रामगढ़ और रांची में भी प्रतिकार खबरें आ रही है। अब खबर है कि पूरा जो संथाल के जो विभिन्न जिले हैं वहां अलग अलग दिन पर आदिवासी समुदाय अपना आवाज तेज कर रहा है, विरोध दर्ज कर रहा है। उस हालत में चंपाई सोरेन यदि जयराम महतो के पार्टी के से अपने बेटे को उतारते हैं, बाबूलाल सोरेन को, तो समझ सकते हैं स्थितियां क्या होंगी। तो कुल मिलाकर के अब जो चंपाई सोरेन के सामने स्थिति बचती है वही सिर्फ बचती है भाजपा। लेकिन क्या भाजपा में भी उनकी सीट सुनिश्चित है? क्योंकि तब
भाजपा में सीट फंसती हुई दिख रही थी, तभी हम लोग जयराम की पार्टी के लिए चर्चा कर रहे थे। हैं। तो जयराम महतो का जो ऑप्शन था, जो चैप्टर था चंपा सोरेन के पास, वह तो लगभग क्लोज हो चुका। लेकिन क्या भाजपा के अंदर वो निश्चिंत है कि टिकट मिलेगी? मेरी जो अंदरूनी सूत्र कह रहे हैं कि पिछले बार यदि भाजपा के वोट में वृद्धि हुई थी तो एक बड़ा दूसरा परिणाम यह भी सामने आया था कि पहली बार भाजपा और जेएमएम के बीच में जो हार जीत का अंतर हो 20,000 पहुंच गया था। तो इसके कारण क्या थे? दरअसल वहां के जो स्थानीय पत्रकारों से हमारी बात हुई और जो एक रिलेटिव निकलकर सामने आ रही, उनका मानना है कि दरअसल वहां संथाल आबादी करीबन 40% है। इस संथाल आबादी को नेग्लेक्ट करके कोई पॉलिटिक्स नहीं कर सकता है ना। और संथाल आबादी में अभी जो है कुर्मी जाति के विरोध में एक नाराजगी है, कितने दिनों तक रहेगी पता नहीं, अभी नाराजगी है। उस हालत में जयराम महतो का चैप्टर तो क्लोज हो रहा है और इन संथाल में निश्चित रूप से उनकी पकड़ है। चंपा सोरेन, किससे इनकार नहीं किया। ये तो हाँ, और संथालियों का सबसे बड़ा आदिवासी चेहरा भी। लेकिन वहाँ एक बड़ी आबादी जो है वो गैर आदिवासियों की है, ओबीसी की है, बिहार से आए हुए लोगों की है। आप सीधे हम ये भी कह सकते हैं कुर्मियों की भी बड़ी आबादी है। कुर्मी को माइनस भी कर दें तो बिहार से आए हुए एक बड़ी आबादी है वहाँ। और जो अगड़ी जाति के जो कुछ आबादी है, तो उनके बीच जो खबर आ रही है कि बाबूलाल सोरेन की छवि अच्छी नहीं। बाबूलाल जिस तरह से हर एक मामले में इंटरफेरेंस करते हैं, दखल चाहते हैं, और खासकर जब सीएम थे चंपा सोरेन, उस वक्त जो उनका दखल हुआ तमाम खदानों में, बालू से लेकर तमाम चीजों में, उसके कारण एक तबका उनका विरोध बगावत का सुर अपना सकता है। और यही भाजपा की उलझन है। भाजपा कि ये जो बगावत है वो भारी ना पड़ जाए पार्टी को। पहले भाजपा के उम्मीदवार जो थिंक टैंक है उनको लग रहा था कि यदि बाबूलाल सोरेन को इस बार टिकट नहीं देते हैं तो जयराम महतो की पार्टी के साथ ये चले जाएंगे। और उस हालत में भाजपा की फजियत तो अब वो कम से कम निश्चिंत है कि यदि हम इनको टिकट नहीं देते हैं तो भी ये कहीं नहीं जाएंगे। ऑप्शन अब नहीं बचा। और देखिए वहां रघुवर दास की भी पॉलिटिक्स चलती है, बाबूलाल मरांडी की भी पॉलिटिक्स चलती है। ठीक है, वहां चंपा सोरेन उस एरिया में एक बड़ा चेहरा है, पर ये दोनों की पॉलिटिक्स चलती है। और जो बाहरी आबादी है वहां रघुवर दास का दखल ज्यादा है। तो रघुवर दास का जो कैंप है वो किसी अल्टरनेट प्लान पर भी विचार कर रहा है। उसी प्लान पर विचार बाबूलाल मरांडी भी कर रहे हैं। और एक नाम तो तेजी से अब सामने आ रहा है, वो आ रहा है सुनीता सोरेन का। यानी सुनीता सोरेन भाजपा की उम्मीदवार हो सकती है। सुनीता सोरेन के बारे में कहा जा रहा है कि उनके पिताजी का भी वो कर्म भूमि रहा है। पिताजी एक बड़े सोशल एक्टिविस्ट रहे हैं, कांग्रेस और दूसरी पार्टियों से जुड़ करके, और वहां जो आदिवासी समाज का परंपरागत जो रूढ़िवादी प्रथा है और स्वशासन की प्रणाली, उस पर वो काम करते रहे हैं। तो एक बेहतर विकल्प के रूप में वहां सुनीता सोरेन आ रहे हैं। लेकिन सुनीता सोरेन के आने के बावजूद क्या जेएमएम को झटका लग जाएगा? क्या जेएमएम चुनाव से बाहर हो? ऐसा नहीं कहा जा सकता। कहा यह जा सकता है कि सुनीता सोरेन के आने से और इस तरफ से सोमेश सोरेन के आने से मुकाबला कांटे का होगा। माने ये पूरी तैयारी, मतलब आप ये थोड़ा सा दिलचस्प देख सकते हैं रिजल्ट के दौरान कि जीतता कौन है। एक तरफा मुकाबला नहीं होगा, ये कह सकते हैं। बाबूलाल सोरेन के आने के बाद माना जा रहा है कि मुकाबला कहीं एक तरफा का वोटर जो है, भाजपा का जो कोर वोटर है, वह कहीं जेएमएम के साथ नहीं चला जाए। पिछला बार भी गया था, पिछला विधानसभा चुनाव में जो इसके पहले, उसमें भी भाजपा का कोर वोटर चला गया था जेएमएम के साथ। यदि नहीं गया होता तो जीत हो गई होती भाजपा की, या कम से कम 20,000 का अंतराल पैदा नहीं हुआ होता। तो बाबूलाल सोरेन से भाजपा का कोर वोटर जो है उनके बीच में हड़कंप रहता है, और भाजपा यही नहीं चाहती है। ये बड़ा फैक्टर है। लेकिन ये आप देखिए, भाजपा का पेश तो चलिए ठीक है, मानते हैं, लेकिन क्या चलिए जेएमएम की तरफ से भी भले ही ये एक कंफ्यूजन जरूर है कि बतौर मंत्री उन्हें मैदान में उतारा जाए या फिर बतौर प्रत्याशी उतारा जाए, ठीक है, ये कंफ्यूजन है। लेकिन
प्रत्याशी को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है, जेएमएम में ये तय है। नहीं, कंसिडरेशन इस बात का चल रहा है जिसका आपने इशारा किया कि उन्हें बतौर मंत्री उतारा जाए या बतौर प्रत्याशी उतारा जाए। पर बतौर मंत्री अब तक नहीं उतारा गया है, इसका अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि बतौर प्रत्याशी ही उतारा जाए। और देखिए इसके पीछे कारण है मौजूदा जो हेमंत सरकार है, महागठबंधन की सरकार है, वो थम्पिंग मेजोरिटी के साथ है। एक सीट जाने नहीं जाने से उसकी मेजोरिटी को एक डेंट होगा, एक डेंट ये होगा कि हाँ अब तक जो चुनाव लगातार जीत रही थी वो हार गई, ये हो सकता है, पर उसके मेजोरिटी पर कोई असर नहीं आएगा। तो अब वो इस तरह का प्रयोग करने के लिए बहुत मजबूर नहीं है कि पहले मंत्री बन, क्योंकि तब क्या होता था कि एक सीट हारने का मतलब जो है जो अर्थमेटिक था वो गड़बड़ा जाता था, अर्थमेटिक गड़बड़ा नहीं था। तो वो मान लीजिए कि चलिए जेएमएम में नहीं है, बीजेपी में भी अभी आप देखिए वहां पो ही चल रहा है, प्रत्याशी के नाम पे ही मोहर, लेकिन कोई तीसरा फैक्टर हो सकता है यहाँ पर जो इस पूरे खेल को बिगाड़े। हाँ, तीसरा फैक्टर हो सकता है फिर जयराम महतो की पार्टी। ठीक है, वहाँ कुर्मियों की एक आबादी है ना भाई, वो आबादी को तो अब निश्चित रूप से जयराम महतो के साथ जाएगा, ऑब्वियसली जाएगा। तो जयराम महतो की एंट्री तो धमाकेदार होगी, पर जयराम महतो की एंट्री जो होगी, और देखिए एक बात और भी गौर करने वाली बात है, जयराम महतो का जितना प्रभाव रतनी छोटा नागपुर में है, यदि अब कोल्हान में चले जाए तो वहाँ थोड़ा कम, कई दूसरे चेहरे भी हैं। शैलेंद्र महतो भी हैं, उनकी अपनी भूमिका है, लेकिन बड़ा चंक कुर्मी जाति का एक बड़ा चंक अब रहेगा जयराम महतो के साथ। तो जयराम महतो इस हालत में नहीं होंगे कि किसी को हार और जीत तय कर दें। तो मैं ये कह रहा था कि जयराम महतो के साथ जो वहाँ कुर्मी जाति के वोटर है निश्चित रूप से उल्लंघन हो सकते हैं। एक छोटा सा हिस्सा हो शैलेंद्र महतो के कारण और दूसरे जो वहाँ के कुर्मी चेहरे उनके कारण जेएमएम की ओर भी जा सकता है, लेकिन जो मुख्य मुकाबला होगा वो होगा भाजपा में और जेएमएम। लेकिन चलिए ये तो ठीक है, पर मुझे बस ये लगता है कि अगर तीसरे किसी की एंट्री होती भी है, और जाहिर तौर पर जेएलकेएम की एंट्री होगी, शानदार एंट्री होगी, कम से कम रेल टेका के बाद तो ये आप उम्मीद कर ही सकते हैं, लेकिन खेल किसका बिगड़ेगा? आप ठीक कर रहे हैं, जिस तरह से जयराम जेएमएम को तो मुझे नहीं लगता ज्यादा फर्क पड़ेगा, जेएमएम की एंट्री हो एंट्री होगी, और जिस तरह भाजपा इस मुद्दे पर तटस्थ रहती आई है तो नुकसान तो भाजपा को ही होगा। आप कह सकते हैं कि जेएमएम भी तटस्थ रही है, पर ये बताइए कि जेएमएम के पास कुर्मी विधायक कितने हैं? हाँ, 9 जो कुर्मी विधायक हैं उसमें यदि तिवारी महतो और नागेंद्र महतो को छोड़ दिया जाए तो बाकी 7 तो इंडिया कैंप के हैं। हाँ, बिल्कुल, तो 7 तो अपने कुबत वहां लगाए, बिल्कुल, हाँ। तो और जेएमएम के साथ प्लस पॉइंट ये भी है ना देवेंद्र भैया कि उनका अपना वोट बैंक जो है वो कोर वोट बैंक तो सुरक्षित हो गया, वो निकल ही नहीं सकता वहां से। तो और खिसकने वाला किधर है भाई? तो बीजेपी जिन मामलों में तटस्थ रही है वो वोट बैंक उनका खिसकेगा, और ये खिसकेगा तो फिर किसके पाले में जाएगा? जाहिर तौर पर जेएलकेएम के पाले में जाएगा। जेएमएम में ना भी जाए तो भी तो नुकसान सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को ही होने है। दिख रहा है। लेकिन फिर से मैं वही कह दूं कि सुनीता सोरेन के आने से जो वहां की परिस्थितियां बन रही है कि एक कांटेदार मुकाबला देखने को मिल सकता है। बाबूलाल सोरेन के रहने से वो मुकाबला में थोड़ा गैप पड़ता नजर आ रहा है। चलिए, तो ये चीजें हैं, मतलब देखिए कभी भी ऐलान हो सकता है, लेकिन ऐलान से पहले ये चीज समझनी जरूरी है कि भाई क्यों किसे मौका मिलेगा वहां पर चुनावी मैदान में, कौन चेहरा वहां दिखने वाला है, और अगर चेहरा दिखने वाला है तो क्या वो चेहरा चमकेगा भी? लेकिन चमकने की बात तब आएगी जब उसे मैदान में उतारा जाएगा। जेएमएम की तरफ से तो सोमेश सोरेन जो है वो फिक्स नजर आते हैं अब तक, भले ही मंत्री के तौर पर ना जाएं, लेकिन बतौर प्रत्याशी सोमेश सोरेन लगभग तय कर लिए गए हैं इंडिया कैंप की तरफ से। लेकिन अब आइए अगर आप बीजेपी, तो बीजेपी खेमे में अब भी वही सब कुछ चल रहा है जो 2024 के चुनाव के बाद से चलता रहा है, यानी गुटबाजी अलग, अंदर खाने की कलह अलग, और ये चीजें उन्हें चुनाव में भी ले डूबी। और अगर अब नहीं सचेते तो ऐसे उपचुनाव अगर होते हैं तो यहाँ भी उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और न जाने 4 साल बाद जब चुनाव होंगे तो स्थिति और भी बुरी हो सकती है। बहरहाल जयराम महतो की पार्टी वहां उम्मीदवार किससे बनावे?
कोई किसी कुर्मी फेस को तो बना नहीं सकती है, बनाना तो है उसे आदिवासी आदिवासी को ही, ये मुश्किल है। और आदिवासी फेस को बनाना है और आदिवासी उनके साथ नहीं है वर्तमान परिस्थिति, अभी जो सिचुएशन चल रहा है। हाँ। तो इस स्थिति में तो जयराम महतो के सामने मुसीबत यह भी आने वाली है कि वे पार्टी उतारे या वहां नहीं उतारे। हाँ, क्योंकि अगर यदि पार्टी नहीं उतारते हैं, आप अपना कैंडिडेट नहीं उतारते हैं, तब एक अल्टरनेट प्लान हो सकता है कि उनका जो वोटर्स है वो सीधे सीधे भाजपा की ओर बीजेपी में शिफ्ट हो। आदि वो उतारते हैं तो कैंपेन किसका करेंगे? जिस आदिवासी चेहरे के साथ वो आगे बढ़ेंगे वो समता ही उनके साथ नहीं होगा। तो बुरी तरह से जो पोस्ट रेल टेका जो मुंह में आती है इसमें जयराम महतो फंस गए। जयराम महतो फंसते नजर आ। तो देखिए हर चीज की ना हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, और ये एक्शन जो रेल टेका हुआ ना, देहर छेका रेल छेका 20 सितंबर को जो हुआ, उसका बहुत ज्यादा असर, सबसे ज्यादा असर आपको JLKM के लिए देखने को मिलेगा यहाँ घाटशिला उपचुनाव में, क्योंकि अब उनके सामने दो चीजें बहुत ही है कि आखिर प्रत्याशी होगा कौन। प्रत्याशी देते भी हैं तो फिर वो अगर ST है तो फिर वो कैंपेनिंग कैसे करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इनके लिए दूसरा ऑप्शन, शायद जो मेरा अपना अनुभव कहता है देवेंद्र भैया, कि वो चुनाव से हटकर ये भी बता सकते हैं कि चूंकि सिंपैथी इलेक्शन है, ये सिंपैथी मिलनी चाहिए रामदास सोरेन को। डुमरी में आप देखें तो शायद वही फॉर्मूला JLKM यहाँ भी अपनाए, ताकि इन चीजों से, ये जो डायलेमा वाली सिचुएशन है उससे निकल पाए वो बिना किसी झंझट के। पर तत्काल तो एस्टेब्लिश हो गया ना कि आप रेल टेका डहर छेका करने चले थे। हाँ। और डहर आपका छेक दिया, डहर आपका, एग्जैक्टली। दरअसल झारखंड के पॉलिटिक्स में डहर छेका जो हो गया वो कुर्मी चेहरों का हो गया। कल सिल्ली में देवेंद्र नाथ महतो के साथ हुआ। आप सराय किला जाइएगा या घाटशिला जाइएगा, मालूम हुआ कि वहां डहर छेका आपका हो गया। तो डहर छेका स्लोगन तो आप पर भारी पड़ गया। चलिए, तो ये सारी अभी जो नई नई चीजें आ रही है ना, वो झारखंड की राजनीति का रुख बदल रही हैं। आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिए। बहरहाल शेयर कीजिए, अगर हमारा कंटेंट पसंद आता है तो लाइक कीजिए और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, जोहार।